एक बहुत ही बूढ़े इटालियन माफिया मेंबर का उसके ही घर में मर्डर हो गया। उसकी मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कातिल ने किचन में रखा तेज चाकू इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक जंग लगा हुआ बिना धार वाला चाकू इस्तेमाल किया। सोचिए मरने से पहले वो बूढ़ा गुंडा कितना तड़पा होगा। लेकिन जब पुलिस ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा तो लगा कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ। इस बुढ़े ने लूटपाट, हफ्ता वसूली सब कुछ किया था। कुछ साल पहले उस पर मर्डर का भी इल्जाम था, और जब उन्होंने उस मर्डर वाले केस में पीड़ित का नाम देखा तो वो जाना पहचाना लगा। असल में कुछ हफ्ते पहले पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में कुछ नकाबपोश गुंडों ने गन दिखाकर डकैती की थी। उस वक्त वो गुंडे सिर्फ मार्लिन इलायस की फाइल का बक्सा चुरा कर ले गए थे, जिसमें एक चाकू था जिससे इलायस का मर्डर हुआ था, और सालों बाद वही पुराना चाकू अब इस बूढ़े गुंडे के सीने में घुसा हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये एक बदला था। कार्टर उस पुलिस वाले से मिलने गई जिसने इलायस के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की थी। उसका नाम सैम था। ये सुनकर कि वो बूढ़ा गुंडा अभी अभी अपने घर में मारा गया है, सैम को बहुत सुकून मिला। उसने कहा कि कर्मों का फल मिल गया। असल में उस समय सैम ने ये साबित कर दिया था कि उसी बूढ़े गुंडे ने इलायस को मारा था, और मर्डर वेपन पर उस बूढ़े गुंडे के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए थे। लेकिन माफिया ने केस के सरकारी वकील को ही खरीद लिया, जिसकी वजह से वो गुंडा बाइज्ड बरी हो गया। जिस इलायस का मर्डर हुआ था वो माफिया के नाइट क्लब में काम करती थी, और उस शादीशुदा माफिया बॉस की गर्लफ्रेंड भी थी। बॉस की पत्नी बनने के लिए वो उस पर अपनी बीवी से तलाक लेने का दबाव डालती थी। माफिया बॉस तो बस उसे डराना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े गुंडे ने बॉस का इशारा गलत समझ लिया और चाकू से बड़ी बेरमी से इलायस का मर्डर कर दिया। और इस पूरे केस में अगर कोई सबसे ज्यादा बेकसूर था तो वो था इलायस और उस माफिया बॉस का नाजायज बेटा। वो बच्चा बस चलता रहा स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक। मुझे आज भी वो बच्चा वही खड़ा दिखता है जिसके पैरों में जूते तक नहीं थे। उसके साथ क्या हुआ? वो बच्चा पुलिस के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सिस्टम में चला गया। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अनाथ बच्चों के साथ वहाँ क्या होता है। अब तक जो सुराग मिले हैं उससे तो यही लगता है कि उसी लड़के ने उस बूढ़े गुंडे को मारा है ताकि वो अपनी बेकसूर माँ की मौत का बदला ले सके। बाद में जब सैम ने उस लड़के के बारे में पूछताछ की तो उसे और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। उस लड़के को कार्ल इलायस के नाम से अनाथ आश्रम में भेजा गया था, लेकिन वो जैसे भागने में उस्ताद था। वो किसी भी जगह 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था और अचानक से गायब हो जाता था, इसलिए कोई भी उसे अच्छे से नहीं जानता था। और सैम ने उस बच्चे के बचपन के रिकॉर्ड्स देखकर ही बता दिया था कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, जब कार्टर तय वक्त पर सैम के घर पहुंची तो उसने वहां एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। सैम खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। साफ था कि कातिल उससे पहले ही वहां पहुंच गया था। तभी कार्टर को कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कातिल अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। कार्टर बस कातिल को पकड़ने ही वाली थी कि वो बच निकला। वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए वो कातिल का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। कार्टर को इस बात की बहुत झुंझलाहट हुई, लेकिन तभी उसने दीवार पर ताजा खून लगा हुआ देखा। असल में जब उसने शीशे पर गोली चलाई थी तो गोली कातिल के बाएं कंधे पर लग गई थी, और यही खून कातिल को सजा दिलाने का सबसे अहम सबूत बन गया। लेकिन ये तो इलायस के बदले की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद रशियन माफिया के इलाके में एक और मर्डर हो गया। एक दुकान के अंदर एक नकाबपोश ने एक बूढ़े आदमी को लगातार 2 गोलियां मारकर उड़ा दिया, और मरने वाला इंसान इटालियन माफिया का नंबर 2 था। इत्तेफाक से उस वक्त दुकान में एक चश्मदीद गवाह मौजूद था, लेकिन उस गंजे आदमी ने पुलिस को कॉल करने के बजाय मरने वाले की आखिरी बातें सुनी और वहां से चला गया। पुलिस अब आसपास के इलाके में उस हुलिये वाले आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इटालियन माफिया का नंबर 2 बॉस रशियन माफिया के इलाके में मरने के लिए क्यों गया? वो भी तब जब दोनों गैंग्स एक दूसरे की जान के प्यासे थे, करीब 15 दिन पहले। साइलेंस, 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 साइलेंस। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी उस चश्मदीद गवाह को ढूंढना था, ताकि पता चल सके कि मरने वाले ने आखिर में क्या कहा था। शायद तभी उस नकाबपोश कातिल की पहचान सामने आ सके। लेकिन वो पूरा इलाका रशियन माफिया का था, वहां पुलिस का कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। इसलिए फस्को ने उस गवाह को ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी रीस पर डाल दी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जैसे ही रीस ने गवाह का हुलिया सुना तो वो समझ गया कि पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो चार्ली बर्टन ही है, जिसका वो पीछा कर रहा था। चार्ली एक सिंगल मामूली हिस्ट्री टीचर था, और वो फिंच की मशीन से निकली नई लिस्ट का नाम भी था, जिसका मतलब था कि चार्ली की जान को बहुत बड़ा खतरा था। और इधर ये बात हो रही थी और उधर चार्ली के घर के नीचे 2 गाड़ियां आकर रुकी। ऐसा लग रहा था कि माफिया का काम करने का तरीका पुलिस से बहुत तेज है। इस बात से बेखबर कि उसकी जान को खतरा है, चार्ली पानी गर्म कर रहा था। तभी अचानक उसके घर में एक अनजान आदमी घुस आया, जिससे डरकर उसने तुरंत किचन का चाकू उठा लिया। उसकी इस तेजी और फुर्ती को देखकर लग रहा था कि ये किसी मामूली हिस्ट्री टीचर का रिएक्शन नहीं हो सकता। रशियन माफिया के गुंडे बस पहुंचने ही वाले हैं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें मार देंगे? सर, पूरी की पूरी रशियन माफिया की फोर्स तुम्हें घेर रही है। हमारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम उनमें से एक नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम अभी भी जिंदा हो। रीस चार्ली को लेकर दूसरी तरफ से भाग निकला और माफिया के गुंडों के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन किचन में उबलता पानी देखकर वो समझ गए कि वो लोग अभी अभी भागे हैं। और जब रीस चार्ली को लेकर दूसरी तरफ से बाहर निकला तो सामने माफिया के कुछ और गुंडे खड़े थे। हालांकि रीस उस इलाके को अच्छे से नहीं जानता था, और जब उसने मदद के लिए फिंच से बात करनी चाहिए तो उसे पता चला कि हाथापाई में उसका फोन टूट गया है। फिर उसने चार्ली से उसका फोन मांगा तो चार्ली ने कहा कि वो फोन इस्तेमाल ही नहीं करता। मजबूरी में रीस ने वहां खड़ी एक गाड़ी चुराई ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन पीछे पड़े गुंडों ने उन्हें देख लिया। चार्ली के अचानक घायल होने से भागना और भी मुश्किल हो गया। रीस उसे पकड़कर आगे की बिल्डिंग्स की तरफ भागा। ये वो इलाका था जहां रशियन माफिया भी जाने से डरता था, क्योंकि ये बुल्गेरियन ड्रग डीलर्स का इलाका था। वहां हर घर में ड्रग्स बनाने की छोटी फैक्ट्री थी। दोनों किसी तरह बचते बचाते एक खाली घर में छुप गए, ये पक्का करने के बाद कि वो अभी सेफ है।
रीस ने तुरंत चार्ली की चोट देखी। गोली उसके दाएं कंधे के आर पार हो गई थी। हालांकि हड्डी बच गई थी, लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए जख्म को साफ करना जरूरी था। जब रीस ने उस दुकान में हुई घटना के बारे में पूछा तो चार्ली ने बस इतना कहा कि वो सामान खरीद रहा था। तभी एक नकाबपोश ने बंदूक निकाल ली और वो छुप गया। फिर उसने देखा कि उस आदमी ने बूढ़े को गोली मार दी, लेकिन गोली चलाने वाले ने मास्क पहन रखा था, इसलिए वो कातिल को नहीं पहचान सका। अभी हालात देखकर यही लग रहा था कि वो नकाबपोश रशियन माफिया का ही कोई आदमी होगा, जो अब गवाह का मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। उसने कहा कि इलायस के नाम का एक मैसेज है जो वो चाहता था कि मैं उसे बताऊं, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसे बताने की कोशिश की। मिस्टर बर्टन, वो क्या मैसेज था? मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे लिए अपना काम पूरा करेगा। तो फिर तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? तुम इस मोहल्ले को नहीं समझते। पुलिस के पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरफ है। चार्ली का ऐसा सोचना बिल्कुल लाजिमी था। आखिर कौन आम इंसान माफिया से पंगा लेना चाहेगा? इस जबरदस्त गोलीबारी की वजह से वहाँ बहुत सी पुलिस आ गई। आसपास के लोगों से पूछताछ करके पता चला कि माफिया उसी गवाह की जान के पीछे पड़ा है। एक राहगीर ने माफिया के एक गुंडे की फोटो भी खींच ली थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रशियन माफिया बॉस का बड़ा बेटा था। रीस से कोई कांटेक्ट न होने की वजह से फिंच बहुत परेशान था। वो खुद चार्ली के घर के नीचे आया। वहाँ सामने वाली बिल्डिंग की तरफ एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। फिंच ने सिस्टम को हैक किया और उसकी रिकॉर्डिंग निकाल ली। जैसा उसने सोचा था, फुटेज में रशियन माफिया और रीस चार्ली को लेकर भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसने ये भी देखा कि उन दोनों के जाने के बाद नीचे एक अनजान गाड़ी रुकी थी और उसमें से एक निशान वाले चेहरे वाला आदमी निकला जो पुलिस वाला लग रहा था। उस गाड़ी के मालिक का पता लगाने के लिए फिंच ने पहली बार सीधे फस्को से कांटेक्ट किया और साफ बताया कि वो रीस का दोस्त है। उसने फस्को से पुलिस सिस्टम में उस गाड़ी की डिटेल्स चेक करने को कहा। हालांकि फस्को को थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि ये रीस की जान का सवाल है तो वो मान गया। लेकिन वो गाड़ी एक फर्जी कंपनी के नाम पर रजिस्टर थी, जिससे कोई भी काम की बात पता नहीं चली। फिर फिंच ने फस्को से उस गाड़ी को चोरी की लिस्ट में डालने को कहा ताकि पुलिस उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सके। इधर चार्ली को अब हल्का बुखार होने लगा था। रीस अच्छी तरह समझ गया था कि ये हालत ठीक नहीं है और उसके जख्म को साफ करने के लिए रीस को वही आसपास से कुछ जुगाड़ करना था। उसने तुरंत पास के ही एक ड्रग्स बनाने वाले ठिकाने में घुसकर दर्द कम करने की कुछ चीजें उधार लेने का सोचा, और ये ऐसा उधार था जिसे वो वापस नहीं करने वाला था। वहाँ मौजूद दोनों लोग भला क्यों मानते? नतीजा ये हुआ कि रीस ने उन दोनों की जमकर धुलाई कर दी। आखिरकार वो अपना सामान नहीं बचा पाए। रीस ने जाते जाते बड़े ही पेनकिलर के असर से चार्ली के चेहरे पर अब थोड़ी राहत दिख रही थी। ये देखकर कि एक अजनबी ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसका इतना ख्याल भी रखा। अकेले रहने वाले इस टीचर को आखिरकार इंसानों के प्यार का एहसास हुआ। रीस ने इसे अपना काम समझकर किया और फिर शांति से चार्ली को सिखाने लगा कि हथियार कैसे चलाते हैं। दूसरी तरफ रशियन गुंडे अभी तक बिल्डिंग में इसलिए नहीं घुसे थे क्योंकि उनका तस्करों के साथ समझौता था। दोनों एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते थे, पर अभी अभी उनके दो लड़कों की पिटाई हुई थी। तस्करों का बॉस अपने लड़कों का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने रशियन गुंडों को अंदर जाने दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग उसे पकड़ सकते हैं। डैनी ने अपना हथियार जमा कर दिया, जिससे पता चलता है कि ये गैंग उसूलों वाला है और कोई छोटी मोटी टोली नहीं है। इसके अलावा उन्हें पता चल चुका था कि चार्ली और रीस चौथी मंजिल पर छिपे हैं। जब वो दोनों भागने की तैयारी कर रहे थे तभी उनका सामना तलाशी लेने आए गुंडों से हो गया। अब वो बुरी तरह फंस चुके थे। अचानक एक लड़के ने अपने टीचर को पहचान लिया। हालांकि चार्ली ने झूठ कहा कि वो रास्ता भटक गया है, लेकिन लड़का समझ गया कि टीचर मुसीबत में है और फौरन उन दोनों को अपने घर ले गया। उनकी बातों से लग रहा था कि लड़का टीचर की बहुत इज्जत करता है। तभी गुंडों ने दरवाजा खटखटाया और लड़के ने कहा कि वो उन्हें संभाल लेगा। तुम बहुत अच्छा करोगे। शुक्रिया, आप ठीक रहेंगे मिस्टर बटन। आप मेरे सबसे अच्छे टीचर हैं। पहली बार तलाशी से बचने के बाद रीस जानता था कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, इसलिए उसने चार्ली को लिया और फिर से भागने की तैयारी की। सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उसने एक गुंडे को पकड़कर ढाल बना लिया। इत्तेफाक से वो गुंडों के बॉस का छोटा बेटा निकला, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फायरिंग की जगह पर डैनी की फोटो मिली थी, इसलिए कार्टर सीधे रशियन बॉस के पास गई और उसके दोनों बेटों के बारे में पूछा। इस बॉस ने बहुत सफाई से बहाना बनाया कि उसके बेटे वाइन लेने गए हैं क्योंकि उन्हें रात को पार्टी करनी है। ये देखकर पुलिस ने बिना घुमाए सीधे चेतावनी दी कि उसके दोनों बेटे बड़े खतरे में हैं। सिर्फ गिरे हुए सिपाही, क्या तुम अपने बेटों को भी खोने के लिए तैयार हो? अगर मुझे पता होता कि तुम किस जंग की बात कर रही हो, वो मैं नहीं हूँ। मेरे पड़ोस के किसी आदमी ने मुझसे चोरी की और मेरे आदमियों को खत्म कर दिया। खैर, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मुझे एक इवेंट होस्ट करना है। दूसरी तरफ फिंच लगातार उस शक वाली गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि चेहरे पर निशान वाले आदमी ने कपड़े बदल लिए हैं। क्या यही वो मशहूर इलायस है? ये सोचकर फिंच के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं रीस ने छोटे बेटे को पकड़ने के बाद उससे फोन निकाला और आखिरकार फिंच से बात की। उसने कहा कि फुस्को को कल सुबह बंदरगाह पर भेजे ताकि वो गवाह को ले जा सके, क्योंकि वो जगह गुंडों की पहुंच से दूर थी। लेकिन फिंच ने जैसे ही फुस्को से बात खत्म की, उस शक वाली गाड़ी में भी वही मैसेज आ गया। किसी ने मैसेज करके निशान वाले आदमी को बंदरगाह पर जाल बिछाने को कहा। फिंच को लगा कि फुस्को ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को पता थी। उसने फुस्को को खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारा फुस्को समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, और तभी किसी ने उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। वो आदमी चेहरे पर निशान वाला ही था। जब फेरी किनारे पर पहुंचने वाली थी तो उसने अपना हथियार तैयार कर लिया। नाव पर रीस अभी भी चार्ली को तसल्ली दे रहा था कि किनारे पर उसका सबसे भरोसेमंद पुलिस वाला है। वहां पहुंचकर वो दुकान में जो कुछ भी हुआ सब बता सकता है। चार्ली खुशी खुशी मान गया और बोला कि इतने सब के बाद वो नहीं चाहता कि वो कमीने ऐसे ही खुलेआम घूमे। रीस को लगा कि उसने बिल्कुल सही इंसान की जान बचाई है, लेकिन पुलिस स्टेशन में कार्टर को कुछ चौंकाने वाला पता चला। पकड़े गए डैनी ने ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हमें किसी जगह से पता चला था कि उस रात उसे बार में होना चाहिए था। हाँ
हाँ, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने जो देखा, उस आदमी ने हमें फोन करके सच्चाई बताई। उसने कहा कि वहाँ कोई और भी था। हेलो, तुम कौन हो? कोई भ्रष्ट अफसर या बहुत पैसे लेने वाला हमलावर? कौन तुम्हारे बॉस जैसे बेकार लड़के को बचाने के लिए इतने पैसे देगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो गवाही देगा? उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद, असल में रशियन लोग किसी गवाह को नहीं मारना चाहते थे, बल्कि वो रहस्य में इलायस खुद था। ये आदमी टीचर बनकर गुंडों के बच्चों को इतिहास पढ़ाता था। साथ ही वो इन लोगों की कमजोरियां ढूंढता था और बच्चों के जरिए गुंडों की खुफिया जानकारी निकालता था। उस दिन इलायस ने इटालियन गैंग के दूसरे सबसे बड़े लीडर को बुलाया था और जानबूझकर रशियन लोगों को खबर दे दी। हालांकि नकाबपोश हमलावर को नहीं पता था कि इलायस कैसा दिखता है, इसलिए उसने गलती से बेनी को खत्म कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि दुकान में मौजूद दूसरा आदमी इलायस था, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए अपने लड़कों को भेजा। इलायस ने इतनी चालाकी से दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी सिर्फ इसलिए पैदा की ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तुम अपने पिता लेस्लो से कहना कि वो आज रात ही शहर छोड़ दे, तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये सब मेरा है। मैंने तुम्हें खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत एहसान फरामोशी होगी। और वैसे भी तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हो? मुझे अपने संगठन में तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। गुड लक। अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। आखिरकार इलायस ने बड़ी आसानी से इन सभी हमलों से खुद को बचा लिया। निशान वाला आदमी भी पहले ही बंदरगाह पर इंतजार कर रहा था। असल में वही इलायस का सबसे वफादार आदमी था। उसने पुलिस की वर्दी सिर्फ आसानी से काम करने के लिए पहनी थी। रही बात निशान वाले आदमी को मिले मैसेज की, तो वो खुद इलायस ने अपने फोन से भेजा होगा। आखिरकार रीस ने उसकी तलाशी जो नहीं ली थी, पर इन सब में फुस्को बेचारा बेवजह ही फंस गया। इस बार बुरे इंसान को पीड़ित समझकर बचाने की वजह से रीस को फिंच के सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया। ये गलत जानकारी देना तो किसी गुंडे की मदद करने जैसा था। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी थी कि वो ये नहीं बता पाता था कि खतरे में पड़ा इंसान अच्छा है या बुरा। और इस बार गलत इंसान को बचाने की वजह से सिस्टम इलायस की वजह से अब और भी ज्यादा नाम निकालेगा, क्योंकि ये पागल आदमी अपनी दुनिया में गैंग्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर रहा था। उसने निशान वाले आदमी को भेजकर सीधे रशियन गैंग के बॉस को खत्म करवा दिया और उसके दोनों बेटे भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब रशियन लोगों का इलाका पूरी तरह से इलायस के काले धंधों का अड्डा बन गया था। यही वो जगह थी जहां उसकी माँ अपने आखिरी वक्त में रही थी। ये उसकी माँ की आत्मा को शांति देने का उसका एक सन की तरीका था। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।